बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस इट इज अ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। हेप कहते हैं लिवर को, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर एंड टाइप इज टाइप ए। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ठीक है, ये मोस्टली एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, तो इस तरह आपने ए से याद रखना है एक्यूट। समटाइम्स हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी कह देते हैं। ठीक हो गया। वायरस का नाम है पिकोरना वायरस एंड फैमिली कौन सी है? इट इज द फैमिली इज पिकोरना विरिडा फैमिली। पॉजिटिव सेल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस नॉन इन्वेलप्ड होता है। कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज, ये हम आगे जाकर जब रिस्क फैक्टर्स देखेंगे तो हमें तब पता चलेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा कॉमन क्यों है। ठीक है, अफेक्ट 1.5 मिलियन पीपल पर ईयर वर्ल्ड वाइड। ठीक हो गया। आगे हम उसके रिस्क फैक्टर्स और फर्दर पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। आगे हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। रिस्क फैक्टर्स में है क्लोज कॉन्टैक्ट में इंडेमिक एरियाज। इंडेमिक एरिया जहाँ पे ऑलरेडी प्रेवलेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे एरियाज में या ऐसे कंट्रीज में, ठीक है, जहाँ पे पर्सनस ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, तो उनसे अगर डायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाए, सर्टन ऑक्यूपेशन जैसे फार्मर्स होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, जो स्लम्स एरियाज होते हैं जहाँ प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, प्रॉपर एजुकेटेड नहीं होते कि सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, तो प्रॉपर जो स्लम्स एरियाज होते हैं उनमें अगर ओपन जैसे किसान खेती बाड़ी करते हैं या फार्म्स जो होते हैं वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं बने होते, तो इसलिए अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से क्या होता है कि ये इसका बहुत ज़्यादा जो है वो एंडेमिसिटी हो जाती है, ये फैलता है एक, ठीक है, डायरेक्ट स्टूल से जो है वो पहले एक पर्सन जो है वो इनटेक करेगा वायरस और उसके बाद एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। किस तरह से करते हैं आगे ट्रांसमिशन हम देखते हैं, उसके बाद इस फैक्टर्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगे। फॉरेन ट्रैवल से ऐसे एरियाज में ट्रैवल किया जहाँ पे ऑलरेडी वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, या क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है और पुअर पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया, तो इन कंडीशंस की वजह से क्या होता है कि इसका जो फैलने के जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें इन रिस्क फैक्टर्स को भी निकालना है और वैक्सीनेशन भी लेनी है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन क्या है और पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसकी हम ट्रांसमिशन देखते हैं, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। ट्रांसमिशन बेसिकली इसकी जो वायरस के रेजरवायर होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आर ओनली रेजरवायर्स। अब इसकी जो ट्रांसमिशन का रूट है दैट इज द फीको ओरल रूट। ठीक है, फीको ओरल रूट किस तरह से होता है ये आप लोगों को पता होगा, एक बार थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने वॉशरूम यूज़ किया और वॉशरूम यूज़ करने के बाद उसने प्रॉपर अपने हाथ नहीं धोए, ठीक है, प्रॉपर जो है वो हैंड्स को सोप नहीं लगाया, वाटर से नहीं धोए, उसके हाथ जो थे वो हाइजीन नहीं थे, उसके बाद उसने जो विरियन पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में फिंगर टिप्स पे रह गए, हैंड पे रह गए, नेल्स में रह गए, उसके बाद वो जिन जिन चीज़ों को टच करेगा वहाँ विरियन पार्टिकल्स छोड़ देगा। फिर एक और पर्सन आएगा, उसने अगर उन्हीं चीज़ों को हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद अगर उसने हाथ गलती से मुंह में डाल लिया, ठीक है, या फिर खाना खाने लगा, तो क्या होगा कि वो वायरस को अपने अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर लेगा। किसी और पर्सन पहले ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, उसने हाथ जो है प्रॉपर नहीं धोए, चीज़ों के ऊपर विरियन पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर दिया, वहीं पे एक हेल्दी पर्सन ने जो है वो अपना हैंड टच किया, ठीक है, वही चीज़ें उसने यूज़ की, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉवल था, सोप था, कोई गिलास था, ठीक है, खाना था, ठीक है, और वही खाना बचा हुआ उसी पर्सन ने खाया। अब उसके जो है वो या कोई बेडशीट जैसे शीट्स वगैरह होती हैं, कहीं पे भी कोई फर्नीचर्स हो सकते हैं, उसने जाके अपना हाथ लगाया, उसके भी विरियन पार्टिकल्स नेल्स पे आ गए, उसके बाद जब उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो वायरस ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, ये तो बेसिकली हमारे पास था कि फीको ओरल रूट। अब हम देखते हैं कि अगर वाटर की कंटेमिनेशन है, वाटर की कंटेमिनेशन से भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफर हो सकता है जैसे फ्लोर की कंटेमिनेशन के मैकेनिज्म के बारे में हमने बात की।
क्लोज कॉन्टैक्ट से। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि वायरस जो है वो कहते हैं कि हिपैटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ अटैच होता है और हिपैटोसाइट्स के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, जो है वायरस जब हिपैटोसाइट्स के अंदर चला जाता है तो फिर क्या होता है कि आरएनए की देखें तो हम अनकोटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद जी अनकोटिंग के बाद ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन्स में। ठीक है, इसके अलावा आरएनए की रेप्लिकेशन होती है, सारे जो लिवर के सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। इसके बाद जो विरियंस होते हैं वो असेंबल करते हैं, एक न्यू वायरस बनता है। ठीक है, यानी कि मैच्योरेशन होती है और उसके बाद वायरस जो है वो रिलीज हो जाते हैं हिपैटोसाइट से और एक दूसरे हिपैटोसाइट को डैमेज करते हैं, इस तरह से वहां से रिलीज होते हैं एक तीसरे हिपैटोसाइट को। इस तरह से एक साइकिल, एक कैस्केड चल पड़ता है, ब्लड में आते हैं और साइन एंड सिम्टम्स कॉज करवा देते हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि वायरस खुद इतना हिपैटोसाइट्स को डैमेज नहीं करता जितना उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो जनरेट होता है, वो डैमेज करता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता है और इतना एडवर्स जो है वो एक्टिव होता है वायरस को किल करने के लिए, जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि हिपैटोसाइट्स को डैमेज करता है, लिवर के सेल्स को। ठीक है, जो आपको पता है साइटोकाइंस इतने रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो हिपैटोसाइट्स को आगे डैमेज कर देते हैं सेल्स को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, हिपैटोसाइट्स डैमेज होते हैं और वहां से फिर नए विरियंस निकलते हैं और वो फर्दर हिपैटोसाइट्स को डैमेज करते चले जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये दो थ्योरीज हैं कि पैथोफिजियोलॉजी है कि वायरस ने अपना साइकिल हिपैटोसाइट्स के अंदर किस तरह से कंप्लीट किया, किस तरह से न्यू वेरिएंट्स बनाए और फर्दर हिपैटोसाइट्स को डैमेज किया और किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स ने हिपैटोसाइट्स को डैमेज किया। ठीक है, फर्दर लिवर जो है वो डैमेज होता चला गया और ब्लड्स में जब ये आए तो इन्होंने फिर साइन एंड सिम्टम्स कॉज करना शुरू कर दिया और लोकल साइन एंड सिम्टम्स भी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और क्लिनिकल फीचर्स क्या है। क्लिनिकल फीचर्स में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो इसके अंदर कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑलमोस्ट 6 वीक्स का होता है। ठीक है, 2 to 6 वीक्स। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो एसिम्टोमेटिक, यानी कोई सिम्टम्स नहीं आते। ये ज़्यादातर बच्चों में होते हैं सिम्टोमेटिक, एडल्ट्स में सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, बच्चों में भी आ जाते हैं लेकिन सम टाइम्स कुछ केसेस में एसिम्टोमेटिक भी होता है। ठीक है, बाकी सिम्टम्स की अगर हम बात करें इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 है। स्टेज 1 को हम प्रोड्रोमल स्टेज यानी प्रोड्रोम स्टेज भी कहते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज होती है जिसके अंदर जो है वो सिम्टम्स आते हैं नॉन स्पेसिफिक, यानी वो किसी भी इन्फेक्शन में आप देखते हैं कि खाने का दिल नहीं करता, बुखार होता है, थकन होती है, मसल्स पेन्स होती हैं, मलेज, फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, तो ये सारे अनस्पेसिफिक सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक है। उसके बाद जो स्पेसिफिक हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं वो स्टेज 2 में आते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्टेरिक फेज। इक्टेरिक फेज बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हेपेटाइटिस में जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, स्क्लेरा येलो हो जाता है, स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है। इसके अलावा डार्क यूरिन, पेल स्टूल होता है, क्योंकि लिवर का काम होता है कि बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म से कॉन्जुगेट करवा के और उसको जो है वो एक्सक्रीट करवाना, जो कि स्टूल को ब्राउन कलर देता है। तो अगर बिलिरुबिन जो है वो हेपेटोसाइट डैमेज हो रहे हैं, वो ब्लड में जा रहा है और नॉर्मल पैसेज से वो पास आउट नहीं हो रहा, तो स्टूल का जो कलर है वो पेल हो जाता है और यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। जब बिलिरुबिन की अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू होती है ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से जॉन्डिस यानी येलोइश डिस्कलरेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा लोकलाइज पेन इन राइट अपर कॉर्नर में जहाँ पे लिवर होता है वहाँ पे पेन होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसके अलावा हिपैटोमेगैली कहते हैं एनलार्जमेंट को, लिवर एनलार्जमेंट।